नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा में 101% कैसे सफलता लाएं इसके लिए। तो आपको हम बताते चले दोस्तों, आकलन परीक्षा में चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 के शिक्षक हो, आपके लिए रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति क्षमता परीक्षण जो है, यह आपके लिए रामबाण काम करेगा। यदि आप इसको यहाँ पर पूरे अच्छे तरह से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो आपको 20 में 20 नंबर और 25 में 25 नंबर आने को है। तो आपको हम बता दें, हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से आप सभी के लिए यदि केवल रीजनिंग का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 50 रुपए में आपको रीजनिंग का सारा नोट्स दिया जा रहा है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है, जो आप लेकर के यहाँ पर जुड़ सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। सारे झारखंड में जितने भी रीजनिंग आए हुए हैं, तो आप सभी जल्दी करेंगे और जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि 25 में 25 और 20 में 20 लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारी टीम ने इस तरह से यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ तैयार किया है कि आप उसको यदि एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 50 रुपए में, तो आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी आकलन परीक्षा के पूरी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेगा ऑफर प्लान चलाया जा रहा है, जो 501 रुपए वाला अब आपको 351 रुपए में मिलेगा और सिर्फ 50 लोगों के लिए यह सुविधा चल रही है। तो आप जितना जल्द करेंगे जरूर जुड़ जाएंगे, पैसे का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकलन परीक्षा आपको जरूर पास करना है। बंधु, हम आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं। तो यह क्लास आपका होगा, देखिए, भूगोल क्लास 8 का एक्सरसाइज 3। इसके पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 और 2 को नहीं देखा है, तो इसका आपको पीडीएफ दे दिया गया है, आप सभी देख लेंगे। और जो नए शिक्षक बंधु जिनको यह वीडियो मिल रहा है, तो आपको हम बता दें, जैक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो अभी तक आप लोग यदि पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न को नहीं देखे हैं, सारे नोट्स और पीडीएफ नहीं लिए हैं, तो आप अभी कभी लेकर के जरूर पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर पछतावा लाइफ टाइम आपकी बनी हुई रहेगी। तो इसलिए अभी सभी आप पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यहाँ से सारे नोट्स अवश्य परचेज कर लेंगे, जो कि आपको इससे पहले मोबाइल नंबर दिया है, उस पर संपर्क करके आप खरीद लेंगे। और यहाँ पर एग्जाम तक के लिए लाइफ टाइम तैयारी आपकी करवाई जा रही है, तो आप सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है। वे सभी पदार्थ जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं खनिज, खनन, खान, अधातु या कोयले। ठीक है। तो देखिए, खान के अंदर से जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसको सभी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चाहे वो जो चीज भी आपको खान के अंदर से निकल रहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, ये सभी खनिज है या कोयला हो। ठीक है। तो ये खनिज कहलाते हैं। अगला है, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है कहलाते हैं। तो देखिए, अंदर से जो आपका, जैसे यहाँ से जो खनन करके जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं और उनसे फिर क्या होता है, तो धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है। जैसे हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट एक खनिज है जो खनन के फलस्वरूप निकाला गया। अब बॉक्साइट से क्या बनता है, तो बॉक्साइट से आपका बनता है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये धातु था बॉक्साइट। अब इससे निष्कर्षण किया जाता है, इसको क्या कहेंगे, तो अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जिनसे खनिज पदार्थ से धातु का निष्कर्षण होता है उनको अयस्क कहते हैं। यानी बॉक्साइट या एल्युमिनियम का एक अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम बताने के लिए कहा जाएगा तो आपको कहेंगे बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो जिस धातु खनिज पदार्थ से धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जिस धात्विक खनिज में लौह अंश की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? तो कुछ धातु खनिज ऐसे हैं जिनमें लोहा का प्रधानता पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज, धात्विक खनिज या कोयनी। ठीक है। तो जिस धात्विक खनिज में लोहे की प्रधानता पाई जाएगी तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे लौह धात्विक खनिज, उसमें लोहा का प्रधानता होगा। इसमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? धात्विक खनिज कहने का मतलब धातु खनिज ना, वैसा खनिज जिसे धातु निकलते हैं। धातु में कौन कौन है? तो सोना है, चांदी है, लोहा, ये सभी धातु है, इसलिए इसको धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो जो धातु होते हैं उसको धात्विक खनिज के अंतर्गत रखते हैं, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो वैसे खनिज जो अधातु है, खनिज यानी जो खान के अंदर से निकल रहा है वो तो खनिज है ही, लेकिन अगर वो अधातु आप निकाल रहे हैं तो अधात्विक खनिज होगा। जैसे चूना पत्थर है, अबरक है, जिप्सम है, ये सभी अधातु है। ठीक है। ये सभी क्या है? अधातु है। तो अधातु वाले खनिज को क्या कहेंगे? अधात्विक खनिज के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन है,
भारत है, ईरान है या इराक है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो आपका हो जाएगा यहाँ पर वो चीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चीन को माना जाता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन है? चीन है, भारत है, ब्राजील है या ईरान है, ठीक है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो होगा वो आपका देखिए यहाँ पर भारत का स्थान आता है। सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को कहते हैं इगोली, बहुत बार आया है। सिटी ऑफ गोल्ड या इसी को कहते हैं इगोली के नाम से किसको जाना जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में इसकी खान जो है बहुत ही मशहूर है। देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, जिसको इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड ये जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है वहाँ इगोली अर्थात सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा या मोती। तो दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान जो है वो आपका यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो हीरा के लिए है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा। बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का निष्कर्षण होता है? अभी हमने बताया था बॉक्साइट जो है मेरा अयस्क है वो, क्योंकि इससे निष्कर्षण होता है किसका? तो बॉक्साइट से जो होता है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर देखिए आपका सी होगा। अब दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर देखिए जैक स्पष्ट कर दिया है आपका टेक्स्ट बुक से प्रश्न होगा, और टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको चैप्टर वाइज है। तो आप कभी भी यहाँ पर संकोच नहीं करेंगे, मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क करेंगे और यहीं से 101% आपका प्रश्न भिड़ेगा, क्योंकि जैक से पूरी बातें क्लियर हो गई है। भारत में लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद या कोई नहीं। तो भारत में लौह अयस्क जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा मिलता है। तो पश्चिमी सिंहभूम का कौन भाग है? तो गोवा है, नोवामुंडी है, जामदा है, किरीबुरू प्रमुख जो है खनन केंद्र है। झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है कि झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में होता है। तो देखिए लोहरदगा दिया हुआ है, पलामू दिया हुआ है, गढ़वा दिया हुआ है या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में अगर इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो आपका लोहरदगा जिला में होता है, ठीक है। अगला है झारखंड में अबरक उत्पादन में कौन प्रसिद्ध है? अग्रणी जिला, ठीक। आपको बता दें यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है अबरक उत्पादन के लिए झारखंड में, तो याद रखिएगा। कोडरमा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है या आपका आंसर है पलामू, ठीक है। ऑप्शन है पलामू। तो क्या होगा झारखंड में अबरक का उत्पादन कौन जिला अग्रणी है? तो देखिए कोडरमा जिला जो है अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। याद रखिएगा कोडरमा का नाम बहुत फेमस नाम है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? माइका से जुड़ा हुआ है, अबरक से जुड़ा हुआ है, ढीबरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है, झारखंड में स्वर्ण या सोना पाया जाता है कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में या लातेहार में। तो झारखंड में जो सोना की बात कही जाती है तो वो स्वर्ण रेखा नदी में पाया जाता है। अगला है, खनिज किस प्रकार का संसाधन है? खनिज जो हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से वो किस प्रकार का संसाधन होगा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ या कोई नहीं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन तो वे हैं जो कि बहुत कम समय में दोबारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका एक बार समाप्त हो जाने के बाद निर्माण होने लाखों वर्ष लग जाते हैं, वो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर खनिज जो होते हैं एक बार वहाँ से निकल जाता है तो इसका निर्माण होने लाखों वर्ष लग जाता है, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन हम लोग कहते हैं। अगला है, इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोई नहीं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, एक फार्मूला है कोपेको, यानी कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस या प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। कोपेको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है। इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का मतलब है कि जिस ऊर्जा का हम परंपरा से यानी सदियों से करते आ रहे हैं उसी को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरा से चला रहा हमारा लाइफ टाइम, माँ, पिताजी, बाबा सब से ये परंपरा चली आ रही है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो इसमें कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या सभी है। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी जो है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला रहा है उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देखिए नोट्स बना हुआ है, कितना अच्छा नोट्स है। तो आप सभी अभी के अभी जुड़ करके नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और वहां से पढ़ लीजिएगा। उद्योग की जननी कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट या लोहा। उद्योग की जननी किससे कहा जाता है? तो उद्योग की जननी जो है आपको कोयला को कहा जाता है।
कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? 1001 बार आया हुआ भी है। आग्नेय में, अवसादी में, कायांतरित या कोई नहीं। ठीक है, तो कोयला जो होता है चट्टानों में पाया जाता है, वो किस प्रकार चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सबसे उच्च किस्म का कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे उच्च किस्म का जो कोयला माना जाता है उसको हम लोग मानते हैं एंथ्रासाइट। किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट को सबसे उच्च कोटि या किस्म का कोयला मानते हैं। झारखंड में कोयला उत्पादक देश है, झरिया, धनबाद, गिरिडीह या सभी? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जो ज्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है आपको झारखंड में। झारखंड में पहली बार कोयला उत्खनन किस वर्ष हुआ? 1802 ईस्वी, 1806 ईस्वी, 1894 ईस्वी या कोई नहीं। तो झारखंड में पहली बार कोयला का जो उत्खनन है वो 1894 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1894 ईस्वी में झरिया, धनबाद में प्रारंभ हुआ था। पेट्रोलियम किस प्रकार के सेलों में पाया जाता है? अग्नेय सेल, अवसादी सेल, केंद्रित सेल या कोई नहीं। तो पेट्रोलियम जो होता है वो यहाँ पर देखिए अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी सेल में पेट्रोलियम पाया जाता है। सबसे अधिक खनिज जो होते हैं कोई भी वो अवसादी सेल में पाया जाता है। काला सोना किसको कहते हैं? कोयला को, पेट्रोलियम को, कोल गैस को या कोई नहीं। देखिए ये जेटेट में 2 बार आया है और अभी तक 1001 बार आया है काला सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आर्थिक महत्व के कारण काला सोना जो होता है वो आपको पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, आर्थिक महत्व के कारण। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। असम का डिगबोई, बॉम्बे का हाई, गुजरात में खंपारकारी। ये बिल्कुल सही है। सभी जितने भी आप देख रहे हैं, असम का डिगबोई ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, बॉम्बे हाई ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है, गुजरात में खंभात ये भी पेट्रोलियम उत्पादक है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। विश्व में प्रथम तेल का कुआं, कुछ नोट्स है आप देख लेंगे। विश्व में प्रथम तेल का कुआं 1859 ईस्वी में पेलिसबेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया है। भारत में प्रथम तेल का कुआं 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई में खोदा गया था। ठीक है, तो भारत में प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? 1890 ईस्वी असम के डिगबोई में। दोनों प्रश्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एक बार जरूर देख लीजिएगा। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ? देखिए ये आपको झारखंड से भी प्रश्न आता है, तो झारखंड से जो आता जाता मिल रहा है उसको दे रहे हैं। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नगर परियोजना, स्वर्ण करे या कोई नहीं। तो देखिए इसमें यहाँ पर मुख्य रूप से जो आता है वो आपका आता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। डीवीसी, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए 1948 ईस्वी, 1948 ईस्वी में हुआ। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का, तो विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है आपका ब्रिटेन में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटक में सरस्वती नदी, दामोदर नदी घाटी झारखंड में, कोलकारो नदी परियोजना कलकत्ता में या नागार्जुन सागर में आंध्र प्रदेश में। तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है स्थापित किया गया है वो कर्नाटक में सरस्वती नदी पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है। इसमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? यानी जो परंपरा का स्रोत है, जो परंपरा सदियों से चला रहा है, उसको छोड़ करके भी यदि हम किसी ऊर्जा के स्रोत का प्रयोग करते हैं तो उसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है सौर कुकर में, सौर तापक में, सोलर कुकर में या सभी में। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी में हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है चीन, अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश जो है वो आपको चीन को ही माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? चीन को माना जाता है सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर देखिएगा, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई धातु है, परमाणु ऊर्जा में जुड़ी हुई धातु जिसका प्रयोग किया जाता है यूरेनियम, थोरियम, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो यूरेनियम और थोरियम दोनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरेनियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में, झारखंड में, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है ना, यूरेनियम वो राजस्थान में पाया जाता है और झारखंड में भी पाया जाता है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार झारखंड में कहाँ पाया जाता है? 101 बार प्रश्न आ गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। जादूगोड़ा, कर्णपुर, आम्रपाली या कोई नहीं।
तो जादूगोड़ा में जो होता है, झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार आपको पाया जाता है। ये प्रश्न आपको बता दें 1001 बार अभी तक आया हुआ है, इसको कमज़ोर समझना ही नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न बार-बार आपको जो है यहाँ पर रिपीट कर दे रहा है ना। अगला है यहाँ पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जादूगोड़ा में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, क्रायोलाइट के लिए, कोई नहीं। तो झारखंड में जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का जादूगोड़ा। तो ये जादूगोड़ा जो है ना, अब तक 1001 बार आपको पूछ दिया गया है, ये कम नहीं है, इसलिए जादूगोड़ा एकदम दिमाग में बना लीजिएगा कि आ रहा है आपके एग्जाम में। थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तो थोरियम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो आपका पाया जाता है, देखिए केरल में सबसे ज़्यादा। थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? थोरियम जो होता है वो बालू में पाया जाता है, तो किस प्रकार के बालू में? क्रायोनोजाइट बालू, थ्रायोनोजाइट बालू, मोनोजाइट बालू या कोई नहीं। तो क्रोमियम के लिए देखिए होता है, थोरियम के लिए मोनोजाइट बालू में यह पाया जाता है, कौन? थोरियम। अगला है कल्पकम तमिलनाडु विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कल्पकम जो है विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर आपका है? ठीक है, तो देखिए कल्पकम जो है आपका, वो यहाँ पर परमाणु जल विद्युत केंद्र जो है, वो आपको सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये यूरेनियम हो गया था पूर्वी सिंहभूम। अब देखिएगा यहाँ पर थोरियम, थोरियम का भी हो गया था। कल्पकम जो है कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। चलिए हो गया। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। ठीक है, तो तारापुर जो है आपका वो महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या सभी? तो रावतभट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपका राजस्थान में ही स्थित है। रावतभट्ट मतलब राजस्थान। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र यह महाराष्ट्र में हुआ था। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यह प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात के राज्य के कच्छ खाड़ी, नरौरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी। मृत पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन या सभी? तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाया जाता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन? तो बायोगैस में जो होता है मुख्य गैस जो पाई जाती है वो आपका मीथेन होता है ना। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। अब देखिएगा अगला है, मीथेन में जो है कितना बायोगैस में कितना प्रतिशत जो है मीथेन पाया जाता है? आपसे पूछा है बायोगैस में जो होता है वो मीथेन कितना प्रतिशत होता है? 75, 83, 95 या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों को देखने के लिए, और देखना ही है आपको, यहीं से प्रश्न आ रहा है, तो आप सभी अभी के अभी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी नोट्स पीडीएफ आपको टेक्स्ट बुक है सभी का बना दिया गया है, लेके परचेज कर लीजिए, और लाइफ टाइम एग्जाम तक आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।